आगा लगाइए मैं यूं बट कल भी कटे हाँ कर सो क्या क्या बनान कमाओ उसको स्टार्ट करते हैं और जहां से हमने ब्रेक किया था वहां तक वापस चल लेते हैं। हमने दो प्रकार की जो थ्योरीज है उसकी बात की थी। कास्ट द बफन जिन्होंने इसकी शुरुआत की कि पृथ्वी या यूनिवर्स जो है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। कुछ नेटवर्क का इश्यू है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो थ्योरीज है इन थ्योरीज को हमने पढ़ा है और पढ़ते समय हमने देखा है कि अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लाए गए और हर एक कॉन्सेप्ट्स में कहा गया कि हमारे प्लानिट कैसे बने। ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस और मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, फर्क आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं अद्वैतवादी, जब सिंगल स्टार थ्योरीज की बात करते हैं तो कांट और लाप्लास की बात करेंगे। दोनों को हमने पढ़ लिया। जो स्लाइड्स थी उन स्लाइड्स के बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक नेटवर्क का इश्यू है, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तब तक आप स्लाइड्स को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हाइपोथेसिस थी उस हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हमने दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े। जब एक तारा है तो हम अद्वैतवादी की बात करेंगे। जब तारे जो हैं दो हैं या दो से अधिक हैं तो हम द्वैतवादी या ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और इसी ब्याह पे हमने दो थ्योरीज को अभी तक पढ़ा है। उन दो थ्योरीज को अगर हम देखें तो हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हमारे प्लैनेट्स कैसे बने। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं, कई चीजों को इग्नोर करना, तो ऐसी ही कुछ कमियों को देखते हुए नए कॉन्सेप्ट्स आए। लेकिन अगर हम बात करें कि कांट कांट ने अपनी हाइपोथेसिस 1755 में दी, उसके कई वर्षों बाद 1796 में अपने लाप्लास ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। इसको हमने क्लियर कर दिया है। तो इसके बाद हमारे दूसरे जो कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं वो होता है द्वैतवादी, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं 3 दिनों से कह रहा हूँ कि ड्यूलिस्टिक को जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट वो हैं जिनमें ये बात कही गई है कि हमारे जो प्लानेट हैं उन प्लानेट का जो निर्माण है वो हुआ है दो या दो से अधिक तारों से। यानी केवल और एक ही तारे ने मिलकर इन प्लानेट की रचना में अपना योगदान नहीं दिया है। तारों की जो संख्या थी वो दो से अधिक थी। तो इन तारों की दो से अधिक संख्या थी, लेकिन इन्होंने कैसे परफॉर्म किया, कैसे हमारे प्लैनेट्स क्रिएट हुए, उनकी जो हाइपोथेसिस है, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को पढ़े। जैसा कि देख रहे हैं आप कि अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत, अद्वैतवादी यानी हम मोनिस्टिक की बात कर रहे हैं, उसके ठीक ऑपोजिट इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से मानी जाती है। यानी दो तारे थी, उन दो तारों ने, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन दो तारों ने या दो से अधिक तारों ने मिलकर हमारे प्लानेट की रचना की। इस कारण इसके बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, दो अधिक तारे। इसके अंतर्गत हम चैम्बरलिन और इसका एक सहयोगी है मॉल्टन, चैम्बरलिन एंड मॉल्टन की आपकी प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे कि प्लेनेटिसिमल या ग्रहाणु परिकल्पना क्या थी। उसके बाद हम जेम्स जीन्स
एंड जेफरी की टाइडल हाइपोथेसिस या ज्वारीय संकल्पना को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये प्लैनेट्स कैसे बने, उसको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हाइपोथेसिस जो है हमारे चैम्बरलिन एंड मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। नोट कर लीजिएगा, ग्रहाणु परिकल्पना या प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। मैंने कहा कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की अगर बात करते हैं तो हाइपोथेसिस का अर्थ ही यही होता है कि ये कल्पना है, केवल हमने सोचा कि शायद ऐसा हुआ होगा। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से प्रूफ वहां पर प्रोवाइड करवाए। तो इसी बिहाफ पे हम चलते हैं। सबसे पहला कौन जो पॉइंट है वो क्या है, ये है द्वैतवादी, यानी इसमें जो बात की जाएगी वो दो या दो से अधिक तारों के बारे में बात की जाएगी। ये बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट है जिसका प्रतिपादन चैम्बरलिन और मोल्टन, ये दोनों ही सहयोगी है, दोनों ही रिसर्चर है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1905 ईयर 1905 में इसे प्रस्तुत किया। इससे पहले वाली जो हाइपोथेसिस आई वो आई थी आपके 1796 1796। उससे पहली वाली आई 1755 और सबसे पहली आई 1749 1749 जो है उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया या जो जिक्र किया वो कासिद द बफन। 1749 के बाद 1755 में आए आपके इमानुअल कांट जिन्होंने गैसेस हाइपोथेसिस दी, और उसके बाद 1796 1796 में लाप्लास आए, और लाप्लास ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था उसे कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। ये दोनों ही, इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट दो पढ़े वो दोनों ही आपके जो थे सिंगल स्टार कॉन्सेप्ट थे, या फिर उसको मोनोस्टिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। आज हम बात करते हैं इसके बारे में जिसमें दो या दो से अधिक तारों के बारे में बात। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है। यानी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे वो उसमें कहा गया कि एक गोल गर्म गैस से बनी हुई निहारिका थी, एक नेबुला था जो गैसियस था। तो दोनों ही व्यक्ति की बात करें, एक है लाप्लास और एक है आपका इमानुएल कांट, दोनों ही कहते हैं कि गैस से बनी हुई दो निहारिका थी या एक निहारिका थी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि वो जो नेबुला था वो गैसियस नहीं था, वो ठोस था, वो सॉलिड था। फिर वो कहता है कि प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, तारे जो थे वो दो थे, वहां पर एक ही तारे की बात कर रही। और लास्ट में जब हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसमें कहा गया कि पीछे जो बचा अवशिष्ट था, पीछे बचा हुआ जो कचरा था वो सूर्य के रूप में माना गया। यहाँ ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर दो तारे थे, एक तो था सन, सूरज, और उसका था साथी तारा। कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तारों की बात की जा रही है। दो तारों की किस प्रकार से बात की जा रही है, ये कह रहे हैं कि जो तारे थे वो दो थे, एक तारा और उसका साथी तारा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, किस प्रकार से ये जो तारे हैं वो अपना परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन तारों को हम पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से चलेगा और किस प्रकार से ये अपनी बात को स्पष्ट करेंगे कि जो तारे हैं वो किस प्रकार से बने। इस कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए हम वापस अपनी स्लाइड पर जाते हैं और स्लाइड के माध्यम से इसे समझते हैं कि इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत न कहकर हम कहेंगे इस परिकल्पना में क्या कहा गया। कहा गया है कि जब एक विशाल तारा, दो तारे थे, उसमें से एक तो सूरज था और एक दूसरा उससे भी बड़ा तारा था, वो सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति, वो उसको खींच रहा था। तो ये सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक तो तारा था स्टार जो सन था, और एक था उसका
साथी तारा। जब ये दोनों पास में से गुजरे तो असंख्य पदार्थ उसकी तरफ खींचाए। ये इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से है जब हम चुंबक को किसी लोहे के कणों के सामने ले जाते हैं। तो चुंबक को हम लोहे के कणों के सामने ले जाते हैं तो लोहे के कण चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जो तारा था जब सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य के धरातल से सन की जो सरफेस थी वहां से बहुत सारे कण अलग हुए। इसी कणों को वो प्लैनेटिसिमल कहा कहता है, ग्रहाणु, ग्रहों के अणु, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो वो प्लैनेटिसिमल जो पार्टिकल्स थे वो उस सन से अलग हो गए, और यही जो कण जो वहां से अलग हुए वो मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण का कारण बने। ये परिकल्पना कहती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना किस प्रकार की है, महाद्वीप महासागर कैसे बने, पर्वतों का निर्माण कैसा हुआ, और ये सभी बातें इस कॉन्सेप्ट के अंदर समझाने की कोशिश की गई। अब ये चैम्बरलिन और वॉल्टन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ग्रहों की जो उत्पत्ति है ग्रहाणु से हुई। ब्रह्मांड में प्रारंभ में दो तारे, यानी आज से करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में दो तारे थे। एक तो था सूर्य और दूसरा था उसका साथी विशाल तारा। प्रारंभ में सूर्य का आकार, अभी वर्तमान जो सूर्य है काफी बड़ा था, काफी बड़ा था। इसका कहने का अर्थ है कि सूर्य से ही बाकी के ग्रह बने हैं। तो जो सूर्य है अभी छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? कि उसमें से कई पदार्थ हैं टूटकर अलग हो गए, उससे दूसरे जो आपके प्लैनेट्स जो है बन गए। इसलिए वर्तमान में जो सूर्य है वो अभी से काफी बड़ा था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में वो छोटा है। तो प्रारंभ में जब ग्रह बनने शुरू हुए उस समय सूर्य का आकार वर्तमान से काफी बड़ा था। अब तोड़ तोड़ के उसमें से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो आपके प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स वो बने। वो कहते हैं चैम्बरलिन और मॉल्टन कि इसका एक साथी तारा भी था, यानी तारे दो थे। हम दो तारों की बात करेंगे, यानी हम ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, हम बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, हम द्वैतवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो साथी तारा है वो अपने विशाल पथ पर घूम रहा था। घूमते घूमते वह जब सूर्य के बहुत पास पहुंच गया, तारा घूमते घूमते सूर्य के बहुत काफी नजदीक। जब विशाल तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से बहुत से छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में उस विशाल तारे की ओर खिंच गए, उन्हीं को उसने ग्रहाणु का, प्लैनेटिसिमल का कॉन्सेप्ट को वापस मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। कैसे कहा कि दो तारे किस प्रकार से, एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर हम बढ़ते हैं कि सूर्य की धरातल से निकला हुआ पदार्थ जो तारा उसे खींच रहा था उसमें नहीं मिल सका, क्योंकि जब पदार्थ निकला तब तक तारा अपने आगे पथ पर आगे बढ़ गया। ये पदार्थ तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा से दूर रह गए, दूर रह गए। इस स्थिति में ये ग्रहाणु सूर्य की परिकल्पना करने लगे, और ये ग्रहाणु छोटे बड़े सभी आकार के थे। सभी ग्रहाणुओं ने न्यूक्लियस या केंद्रक का काम किया और छोटे छोटे ग्रहाणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, और धीरे धीरे ये ग्रहाणु बड़े आकार में बढ़ते गए और ग्रह बन गए। ठीक है, इसको हम पहले व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बताता है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तारा किस प्रकार से वर्क करता है। वो कहता है एक तो ये तारा, उसको नाम दिया उसने कि एक तो था, उसके साथ पास में से एक दूसरा तारा निकला, काफी बड़ा। ये बड़ा, और इसको हम नाम ले देते हैं कि ये उसका साथी तारा है।
तारा जो उसके पास से गुजर रहा था। अब ये कैसे घूम रहा था, इसका जो वे था या किस दिशा से ये घूम रहा था, तो वो कहते हैं कि ये जो तारा है वो उसके पास से गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है कि इसका जो एरिया है, सन अपनी जगह पर है, ये जो है मान लीजिए यहाँ से ये इसका पथ है, और धीरे धीरे ये करते 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 यहाँ से भी ये इसका एरिया है। जब तारा, जो साथी तारा था, सूर्य अपनी जगह पर ही है, साथी तारा यहाँ पर पहुंचा घूमते घूमते, अपना कह सकते हैं कि ये जो पथ है उस पथ पर ये घूमते घूमते इस प्रकार से चल रहा है। तो जिस प्रकार से वो आगे चल रहा है वो सूर्य के काफी नजदीक आ गया। काफी नजदीक आने पर सूर्य के से आकर्षण शक्ति से कुछ पदार्थ, ये यहाँ से कुछ पदार्थों को क्या कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था। अब ये पदार्थ जो है वो अलग हो गए। अब खींच कौन सा रहा है, ये मैग्नेट है, ये चुंबक है, ये चुंबक है जो यहाँ से पदार्थों को खींच रही है। तो वो चैम्बरलिन और मॉल्टन कहता है कि यहाँ से काफी पदार्थ जो है बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद ये आपके यहाँ आ गए। मान लीजिए ये सारे पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब ये जो पदार्थ हुए, अब जो सूर्य है का जो साथी तारा था वो घूमते घूमते अपने स्थान से आगे चला गया। मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये पदार्थ जो यहाँ से बाहर निकले, ये जो पदार्थ है वह ना तो इससे दूर चले गए, ठीक है, और इससे भी दूर चले गए। अब इन पदार्थों का क्या हुआ कि ये जो पदार्थ है इसमें भी नहीं मिल सके, ये जो साथी तारा है इसमें नहीं मिल सके, क्योंकि जब तक ये इससे चिपकते उससे पहले पहले तारा आगे चला गया। जो तारा है वो काफी आगे चला गया, तो ये जो पदार्थ थे वो न घर के रहे न घाट के, तो वो बीच में लटक गए। खींच तो आ गए, दौड़े दौड़े उसके पीछे पीछे आ गए और सूर्य को छोड़ दिए। तो सूर्य को छोड़ने के बाद वह साथी तारे से जुड़ना चाहते थे, लेकिन साथी तारा उस समय तक बहुत आगे चला गया। अब वो वापस लौटना चाहते हैं कि वापस मैं तो सूरज के साथ मिल जाता हूँ, लेकिन वे सूरज से भी नहीं मिल सके, क्योंकि वे सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी उससे भी दूर चले गए। तो वो जो पदार्थ जो सूर्य से निकले और वे पदार्थ जो साथी तारे ने सूर्य से खींचे, वो बीच में लटक गए। न तो साथी तारे में जुड़े क्योंकि तारा आगे चला गया, और न ही वापस जहां से निकले थे, जिस घर को छोड़ा था उसमें भी मिल सके। तो ये जो साथी तारे हैं ये धीरे धीरे कह सकते हैं कि वहीं पर बने रह गए, और वहीं पर बने रहने के बाद वो धीरे धीरे आपके किस में कन्वर्ट हो गए, प्लानेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्लियर, वापस समझाऊं, क्लियर हो गया? देखिए, तारा और इसका हो गया ये साथी तारा। ये साथी तारा, दो तारे थे, जैसे कि पहले से बात से उन्होंने बताया कि तारों की जो संख्या थी वो दो थी। अब ये तारा मूव कर रहा है और मूव करते हुए सूर्य के पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे पहुंचा, इसने कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींचे, ये मूव कर तो तारा जब यहाँ आया तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ गई। जैसे जैसे यहाँ पर थे तो बहुत कम, यानी धीरे धीरे खींचना शुरू किया, यहाँ पर आया और नजदीक आया तो कम पदार्थों को खींचा, बिल्कुल पास में आया तो उसने कुछ पदार्थों को यहाँ से बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये सारे पदार्थ हो गए यहाँ पर इकट्ठे। क्यों इकट्ठे हो गए कि इनको ये जो पिंड है वो खींच रहा था। जैसे ही वो उससे मिलने वाले थे, उससे पहले जो साथी तारा जा था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो जो सूर्य से पदार्थ निकले वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये जो पदार्थ है धीरे धीरे, ये फिर धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, सूर्य में नहीं मिल सके, न साथी तारे में मिल सके, ये यहीं पर इकट्ठे होते गए। और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया, नौ ग्रहों का निर्माण।
इस प्रकार से 9 जो प्लैनेट है वो आपके क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू चैम्बर एंड मोल्ट। ठीक है, वापिस हम किताब की ओर रुख करते हैं कि हमारी जो पुस्तक है उस पुस्तक में इसी चीज को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमारा जो चैप्टर है चैम्बरलिन और मोल्टन का, हमने कहा था कि चैम्बरलिन और मोल्टन जो है वो फॉलो करते हैं द्वैतवादी संकल्पना, जो कहते हैं कि दो तारों के संयोग से ग्रहों की रचना हुई है, इसलिए इसे बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस बाई पैरेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले हमने लिया चैम्बरलिन एंड मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। कब दिया? 1905 में। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी का निर्माण, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। अर्थ का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसके बारे में पता चलता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो कैसे बना पता चलता है। महासागर और महाद्वीप कैसे बने के बारे में इस सिद्धांत से जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर अब इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया कि वो कैसे प्रोसेस होती है। तो वो कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक तो था सूर्य और दूसरा था उसका साथी तारा। ग्रहों का जब निर्माण हुआ उससे पूर्व सूर्य गर्म था, गर्म और गैसपूर्ण नहीं था, वरन वो किससे बना था? ठोस कणों से बना हुआ था और ठंडा था। ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारे के पास, सूर्य एक तारा था और अभी भी तारा ही है, एक विशालकाय तारा पहुंचा जो सूर्य से काफी बड़ा था। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल में असंख्य छोटे छोटे से कण बाहर निकल आए। ये जो कण थे ये धूल के कणों के समान बिखरे हुए थे। इन कणों को उसने ग्रहाणु, ग्रहों के अणु या प्लैनेटिसिमल्स कहा जाता है। हर हाइपोथेसिस का जो नाम है वो भी यही है, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणु में से कुछ ग्रहाणु बड़े आकार वाले थे जो मुख्य ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग पर थे, यानी सबसे कुछ बड़े थे। बड़े जो थे वो अन्य को आकर्षित, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसे एक ग्रह के रूप में बनाते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर उसे एक बड़ा रूप प्रदान किया और उन्होंने ग्रहों का रूप धारण कर लिया। कैसे करते हैं, जिसको हमने समझा है। वो कहते हैं इस परिकल्पना के अनुसार कि सूर्य के धरातल से जो कण बाहर निकले उसके पीछे जो कारण था वो था कि जो पास का आने वाला जो तारा था, अप्रोचिंग जो स्टार था, जो अपने टाइडल फोर्स से, अपनी ज्वारीय शक्ति से, अपनी आकर्षण शक्ति के कारण पीछे चले। यहां तक क्लियर? और धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो आपके प्लानेट का रूप धारण कर लेते। अब वो बताते हैं कि वायुमंडल का निर्माण क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी की जो रचना है वो प्रारंभिक अवस्था में थी। उस समय पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। ज्यों ज्यों पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, आकार कैसे बढ़ रहा है कि जो मुख्य पिंड था, जो पदार्थ बड़े बड़े से निकले, उसमें से कई छोटे छोटे जो कण थे वो अभी भी आपस में जुड़ रहे थे। तो पृथ्वी का जैसे जैसे आकार बढ़ता गया उसने वायुमंडल तत्वों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें वायुमंडल बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी का आकार बड़ा हो गया तो उसने कई वायुमंडलीय परमाणुओं को ग्रहण कर लिया। वायुमंडलीय कणों की पूर्ति पहले अधिक थी और फिर धीरे धीरे कम हो गई।
इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो धीरे धीरे शामिल होने लगी। ऑक्सीजन कहाँ से आई? तो बताता है कि ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होती है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को बताया, लेकिन कमियां इसमें भी थी। उन्होंने नहीं बताया कि आपको जो कह सकते हैं कि कई कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा है कि संरचना पृथ्वी की कैसे वो बनती है, महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों के निर्माण की समस्या को समझाया, लेकिन कई समस्याएं और भी थी, उसका हल ये नहीं ढूंढ सके। वो थी कि एक छोटी सी निहारिका पूरे इतने बड़े सौर मंडल का निर्माण कैसे कर सकते। दूसरा कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वह अलग अलग स्वतंत्र रूप में हुआ, सभी ग्रह अपने आप अलग अलग रूप से बने हैं। इस प्रकार ग्रहों को नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, सभी एक ही दिशा में घूम रहे हैं। ऐसा जब सबका निर्माण अलग अलग रूप में हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो एक ही दिशा में घूमे। फिर बात करता है कि जब इस प्रकार से जो ग्रह में से जो अणु निकले, सूर्य में से जो पदार्थ बाहर निकले, कई पदार्थ जो है उसमें से बाहर निकले, तो जो पदार्थ बाहर निकले उन पदार्थों के माध्यम से केवल 9 ही ग्रह क्यों बने, इससे अधिक क्यों नहीं बने। जैसे कि हमने कहा कि 2 तारे थे, दोनों आपस में जुड़े, तो इसमें से एक ने दूसरे में से कुछ पदार्थों को खींचा, तो जो पदार्थ बाहर निकले उन पदार्थों में से केवल 9 जो ग्रह है वो क्यों बने। क्या कारण है कि 10 नहीं बने, 8 नहीं बने, 6 नहीं बने, संख्या इससे अधिक भी हो सकती। तो ये चीज इन्होंने स्पष्ट नहीं की, इसलिए इनको थोड़ा सा विवाद का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ठीक है, फिर बात करते हैं कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे जो ग्रहणु हैं जो मुख्य पदार्थ से जुड़ते गए और इस प्रकार से बड़े बड़े जो हमारे प्लानेट है उनका निर्माण हुआ। ये कोणीय संवेग नियम के अनुसार संभव नहीं है। और लास्ट जो था कि ग्रह सदैव ठोस थे और प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी को उन्होंने तरल अवस्था में बताया है। ये भी कह सकते हैं कि काफी हद तक इससे पता चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा था इनका, और इनके माध्यम से इन्होंने इस विचारधारा के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। वापिस उसी कॉन्सेप्ट पे वापिस पहुंचते हैं। तो ये आपके चैम्बरलिन और मोल्टन की हाइपोथेसिस थी। क्लियर? तो हम आगे बढ़े, नहीं तो इसी को हम वापस रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है उसकी हम बात करते हैं, वो है आपके जेम्स जीन्स की हाइपोथेसिस। सारी हाइपोथेसिस है और इस हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं। हाइपोथेसिस जो है उसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है दिया किसने था? जेम्स जीन्स ने दिया था 1919। फिर कुछ उसमें सुधार किए गए और जेफरीज नाम के जो व्यक्ति थे 1921 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में कुछ मेजर चेंजेस किया, मेजर नहीं माइनर चेंजेस किए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। थैंक यू। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो है जेम्स जीन्स की हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना। अब ज्वार क्या होता है? ज्वार का अर्थ होता है कि मैंने कहा ना कि जब 2 पदार्थ एक दूसरे से जुड़ते हैं या एक दूसरे के पास में आते हैं, तो जो पावरफुल होगा वो एक में से, जैसे कि हमने चुंबक लिए, दोनों का अलग अलग पावर है, तो उसमें से अगर चुंबक जो ज्यादा मजबूत होगी वो उसको अपने तरफ खींच लेगी, तो उसे कहते हैं ज्वार, यानी उसमें से खींचना। जैसे कि हम वैक्यूम क्लीनर का उदाहरण ले लेते हैं कि वैक्यूम क्लीनर जो क्लीनर है वो कितना वर्क करता है या कितना उसमें पावर है, ये डिपेंड करता है कि वो कितने कचरे को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये प्रोसेस जो चलती है, जेम्स जीन्स और जेफरीज ने इसको सॉल्व करने के प्रयास किया है
और बताया है कि हमारे जो प्लानेट हैं वो कैसे बने। इसी को हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है। पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये भी आपके ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है। इसमें दो तारों की बात की जाएगी कि दो तारे मिलकर प्लैनेट्स बनाएंगे। बात करते हैं हम ये आधुनिक परिकल्पना है, क्योंकि 1921 कोई ज्यादा पुराना समय है नहीं जिसे पर्याप्त समर्थन है। काफी हद तक इसे माना गया कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा या ऐसा ही हुआ है। ये कहते हैं कि जो सौर मंडल है हमारा हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका निर्माण सूर्य और एक अन्य तारे के संयोग से, दो की बात कर रहा है, एक तो सूर्य था और उसका एक साथी तारा था। अब वो कहता है कि सूर्य के निकट इस तारे के आने से दो तारे, एक सूर्य और सूर्य के पास में आ रहा दूसरा तारा, सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में, इसी को हम समझेंगे फिलामेंट क्या है, फिलामेंट के रूप में खींच गया तथा बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। और जो ये फिलामेंट था वह सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। ये परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार और संरचना की भी व्याख्या करती है। वापस समझ लेते हैं इसको, तो 3 बार पढ़ेंगे हम। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स ये कहते हैं कि पृथ्वी या सौर परिवार के निर्माण के समय में 1919 में इन्होंने प्रतिपादित किया और कहा कि सूर्य अपने वर्तमान आकार के अनुसार सूर्य अपने वर्तमान आकार से काफी बड़ा गैस का गोला था और एक उससे भी बड़ा तारा चलता हुआ सूर्य के निकट आया। जैसा कि मोल्टन और चैमलिन ने यही बात की थी, दो तारे थे और एक तारा उसके पास में आ रहा। अपने पथ पर यानी उसका जो ऑर्बिट था उस ऑर्बिट पे चलता हुआ सूर्य के बहुत पास से गुजरा, बहुत उसके नजदीक आया। नजदीक आने पर जैसे ही ये तारा निकट आया तो सूर्य के बाह्य भाग यानी उसका जो कोरोना था, बीच का जो बाहर का जो हिस्सा है उसमें से ज्वार, ज्वार का मतलब कह सकते हैं कि ये अगर सूर्य है तो सूर्य में से इस प्रकार से कुछ पदार्थ यहाँ से बाहर निकले। क्यों इस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा तारा उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ से एक ज्वार उठा। इस तारे के सूर्य के बिल्कुल निकटतम आने तक ये बहुत ज्यादा, जैसे जैसे नजदीक आया, जैसे कि हम दो चुंबक को ले रहे हैं, चुंबक एक चुंबक के पास दूसरी चुंबक को बहुत नजदीक लाएंगे तो हमने दूर रखा तो आपको लगेगा कि हाँ कोई चीज खींच रही, और चुंबक को पास लाएंगे तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, होल्ड रखना पड़ेगा कि हाँ कोई चीज मुझे बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे ही वो दूसरा तारा सूर्य के बहुत नजदीक आया तो उसमें से एक बहुत बड़ा ज्वार निकला और बहुत बड़ा जो ज्वार निकला उस ज्वार से क्या हुआ कि उसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकले और एक सिगार के आकार का करोड़ों किलोमीटर लंबाई वाला एक पदार्थ बाहर निकला जिसे उसने कहा फिलामेंट। जो तारा घूम रहा था वो निकट आने पर ये फिलामेंट जो था ये सूर्य से अलग हो गया, अलग हो गया है, सूर्य से अलग हो गया है और किस तरफ जा रहा है, उस साथी तारे की ओर जा रहा है। लेकिन ये तारा अपने पथ पर आगे बढ़ चुका, यानी न घर का रहा न घाट का। वो फिलामेंट था वो बीच में लटक गया, सूर्य को छोड़ चुका था और साथी जो तारा उसे बुला रहा था वो अपने साथ लेकर गया नहीं। तो ये फिलामेंट, मीटिंग एक बार ऑफ होगी, मैंने कहा जैसे 40 मिनट्स हो जाएंगे, मिनट मीटिंग ऑफ होगी और वापस से आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलामेंट जो था न तो तारे के साथ जा सका और न ही पुनः सूर्य में मिल सका, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये फिलामेंट उस सूर्य जहां से वो टूटा था उसके चारों तरफ घूमने लगा। धीरे धीरे